इन्फोसिस के पूर्व सीएफओ वी बाला ने भी जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कंपनी की छवि खराब हुई है। चेयरमैन को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ये बात उन्होंने कही। There is a big trust deficit between the founders and the board. That's why I'm suggesting that chairman should step down, get the interim chairman, and he should, along with the board members, engage effectively with the founders, take all the input, address all the concerns, and settle the matter once for all. There's no point in fighting in the public on all this. It will only impact all the stakeholders. It's not in the best interest for them. सो पब्लिक डोमेन में कम से कम लड़ाई से मना कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए कितनी रुकती है पब्लिक लड़ाई, क्योंकि जो बोर्ड है उन्होंने ऑलरेडी एक लीगल टीम अपॉइंट करके रखी हुई है। इस पर हमारे साथ आशीष महेश्वरी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आशीष, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो चलिए, दो स्टॉक जिस पर आज खबरें भी हैं और जिस पर हमारी नज़र भी है। एक तो इन्फोसिस, आपने सुना होगा, अभी अभी हमने मिस्टर वी बाला से खास बातचीत की थी एंड ही इज डिमांडिंग रेजिग्नेशन ऑफ चेयरमैन। सेकंड इज एसबीआई, नंबर्स आए हैं, दोनों पर आपका व्यू क्या है? इन्फोसिस में मेरा मानना है कि ये जो डेवलपमेंट हुए हैं थोड़े से अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है, बट मुझे लगता है चीज़ें भी सॉर्ट आउट जल्दी हो जाएंगी, क्योंकि सबसे पहले तो एक जो चेयरमैन है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है आर शेषाचार्य साहब, तो उनके रेजिग्नेशन से मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्ट आएगा। और ये पूरा अभी जो उनका जो मिशन $20 बिलियन सेल्स का है वो विशाल सिक्का ही रन कर रहे हैं, तो आगे पीछे जो इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो मान के चलिए विशाल सिक्का के साथ में ही है और वो पिछले कुछ समय से उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं। जब तक एसबीआई के नंबर्स की बात है तो नंबर्स उम्मीद से बेहतर थे। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में आपने एक अपसाइड भी आता हुआ देखा, और इनफैक्ट एसबीआई का स्टॉक आप 52 वीक हाई के ऑलमोस्ट बिल्कुल पास भी पहुंच गया है। तो मुझे लगता है जो स्लिपेजेस में काफ़ी कमी आई है, जरूर डिस्बर्समेंट ग्रोथ लिमिटेड है, बट जो स्लिपेजेस में कमी आई है और जो प्रॉफिट में दोबारा से एक अच्छा खासा इजाफा हुआ है Q3 में, ये एक पॉजिटिव साइन है। और ये सब एसबीआई का नहीं, इनफैक्ट पूरे पीएसयू बैंकिंग में आप देखिए पीएनबी के भी नतीजे इसी लाइंस पे थे। तो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक मुझे लगता है कि आगे जाके रैली को लीड भी कर सकते हैं, और एसबीआई बिल्कुल एक फ्रंट रनर बनेगा पीएसयू बैंकिंग रैली में। ठीक है, इस बीच दो तीन स्टॉक्स और हैं जिसपे अभी अभी खबर आई है। एक तो कावेरी सीड्स पे, जहां पे करीब 2.5% इक्विटीज़ ने हाथ बदले हैं और उसके बाद से शेयर के अंदर देखा एकदम से सडन स्पाइक आया और ये करीब 2% ऊपर है। ये खबर अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मार्केट के अंदर आई। दूसरा, एक दीपक फर्टिलाइज़र जिसके नंबर्स आए हैं, कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, आय में भी बढ़ोतरी हुई है। तो दीपक फर्टिलाइज़र आप देख पा रहे हैं अभी थोड़ा डगमगा रहा है, बिल्कुल फ्लैट है। थोड़ी देर पहले लाल निशान में था लेकिन अभी फ्लैट हुआ है। दोनों शेयर को एक बार देखिए आप राकेश। दीपक फर्टिलाइजर के नंबर्स जो कि ठीक आए हैं, एकदम से सडन स्पाइक मिल गया इसको, और कावेरी सीड जिसमें एक ब्लॉक डील हुई है, 2.5% इक्विटीज ने हाथ बदले हैं। डिम्पी, पहले दीपक फर्टिलाइजर की बात करते हैं। टेक्निकल स्ट्रक्चर यहाँ पॉजिटिव है, स्टॉक ऊपरी स्तरों पे कंसोलिडेट कर रहा है और नतीजों के बाद एक पॉजिटिव बायस बना हुआ है। नीचे में एज ऑफ नाउ देखें तो 260 एक अच्छा बेस है और ऊपर में स्टॉक का नेक्स्ट रेजिस्टेंस 274 275 पे आता है। बट कावेरी सीड की बात करें तो काफ़ी प्रॉमिसिंग टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट मुझे लगता है स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। जिस तरीके से रुझान है कावेरी सीड्स का, ये 500 के आंकड़े को भी क्रॉस करने का दमखम रखता है। एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट है प्योरली फ्रॉम ट्रेडिंग परस्पेक्टिव। बिल्कुल, तो चलिए ट्रेड के लिहाज से यहाँ पर नज़र रखी जा सकती है। इस बीच कुछ और हैवी जो गेनर्स हैं उनको देख लेते हैं कैश के। इसमें ठीक वॉल्यूम्स के साथ हैरिसन मलयालम पर करीब 8.5% का मूव है। एजीज लॉजिस्टिक्स है जो कि 7.5% ऊपर है। इरोज इंटरनेशनल ये करीब 6.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। वीवीमेड लैब्स है, ये काउंटर करीब 6.25% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। इसमें से इरोज इंटरनेशनल और एजीज लॉजिस्टिक्स, इस पर शाहिना क्या व्यू है आपका? इरोस पे मेरा पॉजिटिव व्यू है। मेरे हिसाब से जो नेगेटिव जो न्यूज़ फ्लोज थी लास्ट ईयर वो काफ़ी स्टॉक को डिप्रेस की थी, लेकिन अभी काफ़ी अच्छे रिलीजेस आए हुए हैं इन द लास्ट क्वार्टर एंड इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन भी है। तो उस हिसाब से नंबर्स आई थिंक ग्लोबल नंबर्स उनके अच्छे आना चाहिए। सो आई थिंक इरोस यहाँ से काफ़ी रिएक्ट होने के बाद मेरे हिसाब से अभी अपवर्ड मूवमेंट करेगा। सो इट्स अ गुड स्टॉक टू गेट इनटू एट करंट लेवल्स। और एजिस लॉजिस्टिक्स पे मेरा नेगेटिव व्यू है अच्छा है, मतलब
दे आर डूइंग वेरी वेल इन LPG, LNG, और जैसे LNG का डिमांड बढ़ता है, आई थिंक डेफिनेटली उनके जो टर्मिनल्स जो कमेंस हो रहे हैं ऑपरेशंस के अक्रॉस इंडिया, उस हिसाब से डेफिनेटली रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, एंड नंबर्स भी बहुत अच्छे थे। बट मैं सिर्फ नेगेटिव व्यू रखती हूँ बिकॉज ऑफ प्योर वैल्यूएशंस। इट्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। इस हिसाब से आई डोंट सी कि कितना अपसाइड होता है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 months to a year। तो आई वुड कीप अ नेगेटिव व्यू। ठीक है, थोड़ी देर पहले हिंदुस्तान कॉपर के नंबर आए थे, उसमें तो काफ़ी सडन स्पाइक हमने आते हुए देखा था, लेकिन अब हिंदुस्तान जिंक के नंबर भी आ चुके हैं। आप नीचे बैंड पे देख पा रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के जो नंबर्स हैं, उसमें मुनाफा 2320 करोड़ रुपए का है, और यहाँ पर भी एकदम से देख पा रहे हैं कि मोमेंटम वापस बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब ये ऑलमोस्ट करीब आधे % की बढ़त के साथ है। हिंदुस्तान कॉपर में तो काफ़ी स्ट्रांग मूव आया। दोनों के चार्ट देखिए एक बार जरा, हिंदुस्तान जिंक राकेश और हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर के नंबर आ गए, उसका सडन मूव आया, जिंक के नंबर अभी आ रहे हैं। डिम्बी, हिंदुस्तान जिंक का तो टेक्निकल रुझान काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट स्टॉक नए हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है, नीचे में 310 के अराउंड एक अच्छा बेस है। किसी भी करेक्शन पे स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। दूसरी तरफ हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो यहाँ पर भी डिम्पी रुझान पॉजिटिव है, और यहाँ पर स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा है, 65-66 के अराउंड एक अच्छा बेस है, और स्टॉक 70 रुपीज़ के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर डिम्पी 70 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग लेने में सक्षम हो जाता है तो टेक्निकली एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, और तब ऊपर में 76-77 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ शेयर बढ़ रहे हैं, उसमें एक ABB भी है। इसकी एक पेरेंट कंपनी 2015 के बाद पहली बार इनके ऑर्डर्स में इनफ्लो आते हुए दिखा है। इंडियन ABB कंपनी, ABB इंडिया, इसके भी नंबर्स कल आए थे, उसके बाद ये शेयर चल रहा है, आज भी चल रहा है, करीब 0.25% ऊपर, दिन के उच्चतम स्तरों पर है। शाना कैपिटल गुड्स की एक लीडिंग कंपनी है, इसमें आपका व्यू क्या है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि इस बार T&D बिजनेस पर ज़्यादा फोकस होगा आगे सरकार का, और उसमें मेजर कंपनी रोल प्ले करती है? एक्चुअली हमने अच्छे नंबर्स देखे हैं फ्रॉम दिस होल स्पेस, जैसे आप सीमेंस देखिए, ABB देखिए। आई थिंक उस हिसाब से हम जो देख रहे हैं इसके दैट ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी बढ़ रही है। सो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड स्पेशली इन दीज स्टॉक्स, स्पेशली गिवन द फैक्ट दैट जो गवर्नमेंट की जो बात है जैसे पावर फॉर ऑल, तो वहाँ पर जो ट्रांसमिशन जो लाइंस अभी इंक्रीज हो रही है, जो कैपेसिटी ऐड हो रही है, वहाँ पर ABB का काफ़ी अच्छा मतलब स्पेस है, उसमें उनको काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो उस हिसाब से आई थिंक थोड़े महंगे हैं सभी स्टॉक्स, जैसे ABB है, सीमेंस है, बट आई थिंक यहाँ लेवल्स पे फिर भी हर डिप पे अगर खरीदते हैं तो यहाँ से इन्वेस्टर्स को रिटर्न अच्छा मिलता ही है ओवर द मीडियम टू लॉन्गर टर्म। ऑलराइट, चलिए इस बीच देखते हैं कुछ और काउंटर्स को। महिंद्रा एंड महिंद्रा को एक बार देखते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के भी नंबर्स आए। काउंटर इस समय करीब आधे % नीचे 1285 के आसपास ट्रेड करते हुए। और M&M पर आशीष, सलाह क्या है आपकी इस समय? अगर आपको कोई 2 स्टॉक पिक करने हो ऑटो स्पेस में, क्या M&M शामिल होगा उसमें? M&M का इस बार जो ट्रैक्टर का जो पर्टिकुलरली सेल्स के नंबर्स आए हैं वो काफ़ी एनकरेजिंग आए हैं, और मुझे लगता है कि किसानों ने डीमोनेटाइजेशन का काफ़ी फायदा लिया ट्रैक्टर्स को परचेज करके। आगे कितना सस्टेन करेगा ट्रैक्टर की सेल, एक ये क्वेश्चन मार्क है। बट क्योंकि ऑटोमोबाइल पूरे सेक्टर में एक ट्रैक्शन बना हुआ है, तो यहाँ पर इनफैक्ट मुझे जो पसंद स्टॉक है उसमें एक अशोक लेलैंड है। अशोक लेलैंड का जो वैल्यूएशन है कंपेयर टू द पीयर सेट अभी काफ़ी अट्रैक्टिव है, और स्टॉक काफ़ी टाइम से आप देखिए 80-85 के लेवल पे पड़ा हुआ था, और अब चूंकि जो कंसोलिडेशन होने के बाद में और जो नंबर्स आ रहे हैं उनकी मंथली सेल्स के, वो एनकरेजिंग आ रहे हैं। तो मुझे लगता है जैसे ही सीवी मार्केट में थोड़ा रिवाइवल होगा, ये अशोक लेलैंड का स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, और दोबारा से 110-115 का पोटेंशियल यहाँ पे नज़र आता है। तो एक इस स्टॉक को लिया जा सकता है। इसके अलावा मेरा मानना है कि यहाँ पे मारुति यदि 6,000 रुपये के नीचे आता है तो बिल्कुल एक अच्छा बाय रहेगा, क्योंकि अभी उनके जो कई नए सारे और जो लॉन्चेज हैं, जो ऑटो एक्सपो 2016 में उन्होंने दिखाए थे, उनके कई सारे लॉन्चेज अगले एक क्वार्टर में ड्यू है। तो मुझे लगता है कि ये मारुति का स्टॉक यहाँ से और नई ऊंचाइयों पे जा सकता है। मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा पे थोड़ा सा डिफेंसिव हूँ।